आज हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर जो अभी चल रहा था, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें हम लोग कार्य पढ़ चुके हैं और उस पर क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। लेकिन चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कार्य को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम क्वेश्चन भी लगाए थे और आप लोग को पीडीएफ भी भेजा था टेलीग्राम पर। अगर अभी तक आप लोग को पीडीएफ नहीं मिला है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, आप वहां से जाके पीडीएफ ले सकते हैं। जैसा कि हम लोग कार्य पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे शक्ति। कार्य पढ़ेंगे प्लस कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, फिर जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, कार्य, ऊर्जा, शक्ति यानी कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग एक महा क्यूज रखेंगे जिसमें भरपूर क्वेश्चन लगाएंगे हर एक टॉपिक से। इस पर तो टॉपिक पर लगा चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। अब ऊर्जा पर थोड़ा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर समय बचेगा तो क्वेश्चन भी लगाएंगे। ओके, ठीक है। तो अपनी क्लास को जैसे आगे बढ़ाए थे इसी तरह आगे बढ़ाते हैं। ऊर्जा क्या है? अगर कोई एक शब्द में पूछा जाए तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? कोई बताएगा? ऊर्जा किसे कर सकते हैं? देखिए, ऊर्जा का परिभाषा अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिखिए, किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा कहलाता है। मान लीजिए कोई ये वस्तु है, ए नाम की कोई एक वस्तु है और इस पर कोई बल F लग रहा है और यह वस्तु को बल खींच रहा है इधर की तरफ। तो इस बल के द्वारा इस वस्तु पर लगाया जो किया गया कार्य है, कार्य का फॉर्मूला क्या था? कार्य बराबर था F.S। तो किसी वस्तु पर बल के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। तो ऊर्जा का दो चीज़, यानी कि ऊर्जा में पूछेगा पहले विमा क्या है और इसका मात्रक क्या है। ऊर्जा का विमा और मात्रक बताने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपको कार्य का मात्रक और विमा पता है? अगर हाँ तो इसका भी आपको पता ही होगा। जो कार्य का बीमा होता है वही ऊर्जा का बीमा होता है, जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि भैया किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य ही तो ऊर्जा को परिभाषित है। कार्य क्या है? कार्य एक प्रकार का ऊर्जा ही तो है। ऊर्जा को ई से दर्शाते हैं, तो कार्य एक प्रकार का ऊर्जा ही तो है। अगर मान लीजिए मैं किसी वस्तु को ढकेल रहा हूँ, यानी वस्तु पर मैं बल लगा रहा हूँ ना। कोई वस्तु मान लीजिए एक इमेजिनरी एक बॉक्स है, ओके। मान लीजिए एक बॉक्स है, अगर इस बॉक्स पर मैं बल लगा रहा हूँ तो वस्तु पर क्या लगाया? बल लगाया। और इस बल के द्वारा क्या हुआ? या तो वस्तु चलेगी या नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा खर्च हो रहा है, यानी कि बल गुणे विस्थापन को क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। ओके, ठीक। तो कार्य का और ऊर्जा का विमा क्या होता है? mL² T−2। ओके। मात्रक क्या होता है? जूल को किससे दर्शाते हैं? J से। ओके। तो कहीं ना कहीं कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है और बीमा mL² T−2 है। आप लिख सकते हैं, लिखिए। ओके, अब इसको मिटा रहा हूँ। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? कार्य, ऊर्जा और शक्ति चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? हम लोग को कितने प्रकार की ऊर्जा पढ़ना है? तो एक पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा, और एक पढ़ना है गतिज ऊर्जा। ओके। स्थितिज ऊर्जा को P.E से दर्शाते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी, और इसको
के डॉट ई से दर्शाएं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ओके, आप कहेंगे कि गतिज ऊर्जा का भी मात्रक बीमा बताइए, या काइनेटिक ऊर्जा बोले तो गतिज ऊर्जा का भी मात्रक बताइए, स्थिति ऊर्जा का मात्रक बीमा बताइए। कोई सा भी ऊर्जा हो, मात्रक और बीमा समान ही रहेगा। ओके, चाहे जो भी ऊर्जा हो, ऊर्जा तो ऊर्जा है, तो इसका भी बीमा वही रहेगा, इसका भी बीमा वही रहेगा जो इसका था, जो कार्य का था। मात्रक भी वही सेम रहेगा। ओके, ठीक। ऊर्जा कितने प्रकार का पढ़ेंगे हम लोग? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ओके, अब हेडिंग डालते हैं गतिज ऊर्जा। पहले स्थितिज ऊर्जा पढ़ने से पहले हम लोग गतिज ऊर्जा पढ़ लेते हैं। ओके, सिंपल भी है, साधारण सा भी है, पढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा, हेडिंग डालिए गतिज ऊर्जा। इसको किससे दर्शाते हैं? के डॉट ई से, यानी काइनेटिक एनर्जी से दर्शाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ही नाम है, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में के ई लिख देते हैं। ओके, पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? पहले गतिज ऊर्जा कैसे परिभाषित करेंगे कि यही गतिज ऊर्जा है? देखिए, एक वस्तु स्थित है, ओके, और ये वस्तु यही है जो यहाँ स्थित थी, अब चल रही है। तो इस वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? जब कोई वस्तु चल रही है तो इसके चलने के कारण जो ऊर्जा निकल रही है, जो ऊर्जा बन रही है, या जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसको क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को कोई इंट्रो लिखना चाहेगा तो लिख सकता है, यानी परिभाषा लिख सकता है। बोल रहा हूँ, लिखिए गतिज ऊर्जा का परिभाषा। किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा कहलाती है। ओके, ठीक है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी बराबर, यानी गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 और एम भी स्क्वायर। पहला फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/mv²। ओके, ठीक। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी और संवेग क्या होता है? संवेग पहले देख लीजिए। संवेग को दर्शाते हैं P से। संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv होता है, यानी द्रव्यमान गुणे वेग को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ये क्या है? द्रव्यमान, और ये v क्या है? वेग, और P क्या है? संवेग। यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ओके, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, इसको मिटा रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, संवेग के स्क्वायर के समानुपाती तथा 2m द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा फॉर्मूला पूरा का पूरा याद रहना चाहिए, क्वेश्चन लगाने में आसान होगा। ओके, ठीक। लग रहा है, दिख रहा है ना, मतलब? ओके। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर होता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन क्या होता है? कार्य के बराबर होता है। इसी को कहते हैं गतिज ऊर्जा प्रमेय। क्या कहते हैं? इसी गतिज ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। गतिज ऊर्जा प्रमेय का ही सूत्र ये है। ओके, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी डेल्टा लिखा हूँ, ये लिखा हूँ ना, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लिख सकते हैं, इसको 1/2 m और v2 माइनस v1 दोनों का स्क्वायर। ये है काइनेटिक में परिवर्तन। ठीक, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लिए, कहीं ना कहीं इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा। कहीं ना कहीं आपको
काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध पता चल रहा है। काइनेटिक एनर्जी किसके समानुपाती है? नोट लिख के लिखिएगा, नोट। काइनेटिक एनर्जी समानुपाती है संवेग के स्क्वायर के, यानी कि जितना ये बढ़ेगा इसका ये दुगुना बढ़ जाएगा। यानी मान लीजिए 2 बढ़ा तो ये 4 गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी होता है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, या द्रव्यमान घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कोई एक बढ़ेगा तो एक घटेगा इसमें। ओके, व्युत्क्रमानुपाती। ओके, ठीक है। अब इधर ले कहीं निकाल सकते हैं कोई और संबंध? हाँ, काइनेटिक एनर्जी समानुपाती होता है वेग के स्क्वायर के। ओके, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन लगाने में, ट्रिकी क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसान आएगा, आप अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ये खाली फिर से रिवीजन कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा, पहले ऊर्जा को परिभाषा लिखाएं। ठीक, कितने प्रकार की ऊर्जा है? 2 प्रकार, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा भी नहीं पढ़े हैं, गतिज ऊर्जा शुरू किए हैं। तो गतिज ऊर्जा में क्या लिखा है? पहला, गतिज ऊर्जा कहाँ ले आता है? किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। सिंपल सी बात है, खत्म। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? पहला, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुणे m गुणे वेग का स्क्वायर, पहला फार्मूला। दूसरा, गतिज ऊर्जा बराबर होता है संवेग का स्क्वायर बटा के 2m। तीसरा फार्मूला है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है। W क्या है? कार्य है ना, पढ़ा चुका हूँ पहले क्लास में, कार्य D1 में पढ़ा चुका हूँ, कार्य। ओके, फिर काइनेटिक एनर्जी यानी बोले तो गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होता है? संवेग के स्क्वायर के समानुपाती होता है। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरी बात, काइनेटिक एनर्जी वेग के स्क्वायर के समानुपाती होता है। ओके, डन। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक, आप कुछ महत्वपूर्ण थोड़ा ग्राफ पढ़ लेते हैं, इसको रहने देते हैं। याद रहे, ग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि मान ग्राफ तो आप पढ़े होंगे ना, निर्देशांक निर्देशांक जानते होंगे, एक्स वाई ये सब जानते हैं। ओके, देखिए इसको पढ़ाने से पहले मतलब इधर बता दे रहा हूँ पहले। मान लीजिए कोई संख्या ए है और कोई संख्या बी स्क्वायर है। ठीक, क्या है? ए है और बी स्क्वायर है। क्या बोला हूँ? ए है कोई संख्या और एक संख्या बी स्क्वायर है। अगर मुझे ग्राफ में अगर यार ए रख दिया, इधर बी रख दिया, ठीक, बी रख दिया, बी स्क्वायर नहीं रखा हूँ, देखो यहाँ बी स्क्वायर बोला हूँ लेकिन बी स्क्वायर नहीं रखा हूँ, तो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा? इसमें ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे करके बनेगा, यानी कि बी से दूर भागते हुए। कैसे बनेगा? बी से दूर भागते हुए। यदि या अगर मैं ग्राफ इसी को यहाँ पर ए लिख देता, यहाँ पर बी स्क्वायर लिख देता, तो ग्राफ सीधे बन जाता। अति परवलय, परवलय, स्ट्रेट लाइन, ये सब सुने होंगे आप लोग। अगर बी स्क्वायर है, बस बी में लिख दिया, क्वेश्चन ने दिया बी स्क्वायर और ए और बी स्क्वायर के मध्य ग्राफ बनाना है, तो ए इधर बोल दिया और बी बस लिखा है बी स्क्वायर बोल के, तब बी से दूर भागेगा। अगर बी स्क्वायर ही पूरा लिख देता तो सीधे लाइन जाता। ओके, ठीक। अगर मान लीजिए अगर इसी चीज़ को अगर बी इधर बोल देता है, ए इधर, तो कैसे बनता? तब ग्राफ ऐसे के भागता हुआ ऐसे होता। क्यों ऐसे होता? सॉरी, ऐसे कैसे भगा रहे हैं, कहाँ ले शुरू कर रहे हैं? ऐसे भागता। ओके, मतलब बी से भागता हुआ, कहीं ना कहीं हमको दिखाना है बी से भागता हुआ। अगर यही चीज़ या बी स्क्वायर होता और यार ये होता, तो कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रेट लाइन फिर मिलती। समझ आया? यानी कि बी स्क्वायर है तो बी के साथ बनाएंगे, सिर्फ बी लिखा रहेगा तो दूर भागता हुआ। ठीक, तो इसी संबंध को यहाँ पर लागू करते हैं।
ये सब ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो बताने जा रहा हूँ। ये तो बस एक डेमो की तरह मैं बताऊँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि क्यों दूर भाग रहा है, क्यों पास आ रहा है, ठीक, ओके, क्यों सीधी लाइन बन रही है। अगर पहला ग्राफ बनाते हैं, पहला ग्राफ है, ये नीट में आ भी चुका है। काइनेटिक एनर्जी इधर ले लेते हैं और पी स्क्वायर इधर ले लेते हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा? काइनेटिक माने गतिज ऊर्जा और संवेग स्क्वायर के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए स्क्वायर लिया हूँ, पूरा पूरा स्क्वायर लिया हूँ, तो बनेगा स्ट्रेट लाइन, ओके। अगर या इसी को मैं ऐसे ले लेता, इधर पी बस लिखता, इधर काइनेटिक एनर्जी, तो कैसा बनता? ग्राफ इससे दूर भागते हुए। क्यों? यहाँ पी स्क्वायर है, मैंने पी लिया, ठीक। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी आप कहेंगे कि इसको पी इधर रख दीजिए, अरे उधर रख दीजिए तो उधर ले भागा, इधर ले तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, सॉरी इधर स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर पी इधर रख देंगे तो इधर ले भागता हुआ बनेगा, बात वही है। इसीलिए मैं दोनों पहले डेमो दिखाया हूँ तो दोनों बता दिया हूँ, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन बात एक ही है, ओके, ठीक। काइनेटिक एनर्जी और भी के मध्य ग्राफ बनता, तो देखिए भी के स्क्वायर के समानुपाती, तो हमको दूर भगाना है क्योंकि मैं बस भी लिखा हूँ। या अगर पूरा भी स्क्वायर लिख देता, काइनेटिक एनर्जी इक्वल भी स्क्वायर, तो स्ट्रेट लाइन बन जाती, ठीक। तो इस ग्राफ को पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ और चौथा ग्राफ याद रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक। आपको ग्राफ याद रहना होगा, आप रट के याद कीजिए चाहे समझ कर, मैंने समझा दिया हूँ, आपको समझना है तो समझ लीजिए, जैसे आपको आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। अगर रट के क्लिक कर रहा है तो रट लीजिए, समझ के क्लिक कर रहा है तो समझ लीजिए, बात ख़त्म। अब दूसरी बात, इस संबंध को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी रूट में पी समानुपाती, लिख सकता हूँ ना। अगर मैं स्क्वायर, पहले पाइथागोरस प्रमेय पढ़े कि नहीं, 9-10 में पढ़े थे ना, तो स्क्वायर हटा रहे थे तो रूट लग जा रहा था कि नहीं लग रहा था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला पाइथागोरस प्रमेय जो त्रिभुज में पढ़ रहे थे, तो वही है, जब स्क्वायर हटा तो रूट लग गया। तो मैं कहीं ना कहीं कर सकता हूँ, चौथा ग्राफ हो गया है, पांचवा ग्राफ मैं कहीं ना कहीं कर सकता हूँ, पांचवा ग्राफ यहाँ बनाता हूँ। पांचवा ग्राफ काइनेटिक एनर्जी रूट में और पी, तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर पी उधर रख देंगे काइनेटिक एनर्जी तभी स्ट्रेट लाइन, समझ आया? ओके। इसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, सभी में लिख दीजिए वाई अक्ष, एक्स अक्ष, ओके। इस ग्राफ को पूरा का पूरा आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए, करिए नोट डाउन। करिए, ओके, ठीक। पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ और थ्योरियाँ हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक, ओके। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन अभी लगाएंगे, अगर समय मिलेगा तो क्वेश्चन लगेगा। ठीक, ओके। ऊर्जा कंप्लीट। अब आते हैं कार्य, देखिए कंप्लीट कर लिया हूँ, कार्य के साथ साथ हम लोग फार्मूला याद करके के क्वेश्चन लगा लिया हूँ। कार्य में कुछ ऐसा है नहीं, बस 2 ही 3 फार्मूला है क्वेश्चन से, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ डे 1 में, जिसमें थंबनेल में था ना एनसीईआरटी प्लस PYQ डे 1, उसमें हम कार्य के साथ कार्य भी देख लिए हैं, उसमें क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। अब इसको ऊर्जा का बात कर रहे थे, ऊर्जा में हम लोग गतिज ऊर्जा पढ़ लिए हैं, अब बचा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ाऊँगा, जब आएगा लगेगा कि हाँ आप पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि मैं पहले बता लूँगा कि आपको आसान पड़ जाए स्थितिज ऊर्जा को समझना, ओके, ठीक है। अभी हेडिंग डालते हैं प्रतिशत परिवर्तन पर सवाल। तो सवाल लगाने से पहले प्रतिशत परिवर्तन तो समझ लें कि कहने का मतलब क्या है प्रतिशत परिवर्तन।
इस पर 2 फार्मूला मैं आपको लिखवाऊंगा। पहले हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिशत परिवर्तन पर सवाल। ठीक, इस पर मैं आप लोग को 2 फार्मूला लगाऊंगा, इसके बाहर कुछ आएगा नहीं, इस फार्मूला के बाहर तो कुछ आएगा नहीं। 2 नहीं, एक 3 लिखवाऊंगा, क्योंकि एक नोट के जैसे कहाँ पर लिखवाऊँ, नहीं नोट के जैसे लिखवा देंगे, 2 ही है। ठीक, ओके। प्रतिशत परिवर्तन पर सवाल कैसे आएगा अभी देखेंगे। पहले प्रतिशत परिवर्तन का क्वेश्चंस कैसे आएगा या इसका फार्मूला क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला आप लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी F बटा के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल -1 इंटू में 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100%, मतलब प्रतिशत के जहाँ भी मतलब होता है तो प्रतिशत बटा के 100 करते हैं। 10 जैसे मान लीजिए 10%, तो 10 बटा के 100 करते हैं। और इसी तरह P फाइनल बटा के P इनिशियल -1 इंटू 100। बस यही 2 फार्मूला आपको पूरा का पूरा प्रतिशत परिवर्तन का सवाल लगवा देगा। ठीक, एक भाई एक नोट में और लिखवाऊंगा, कब लिखवाऊंगा कब यूज करना बताऊंगा। आप कहेंगे कि के ई तो मतलब जान रहे कि गतिज ऊर्जा, लेकिन एफ क्यों लगाए हैं, और फिर नीचे के ई यानी गतिज ऊर्जा, फिर नीचे ई क्यों लगाए हैं। इसी तरह पी यानी पी माने संवेग, संवेग ना, तो फिर एफ क्यों लगाए हैं, फिर पी है, फिर मान लीजिए पी माने संवेग, तो फिर एफ क्यों लगाए हैं। ये तो पता चलता है पी माने संवेग हो गया, के ई माने काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा हो गया, लेकिन एफ ई क्यों लगाए हैं। एफ का मतलब है फाइनल, यानी कि बाद वाला। मतलब हम कहें कि अगर मान लीजिए आपको 10 रुपया दिए, अभी आपको 10 रुपया दिए, फिर 5 रुपया ले लिए, फिर 2 रुपया दिए, तो फाइनल आपको कितना बचा, वही वाला फाइनल बताया गया है। तो कहीं ना कहीं लेने देने में जो फाइनल बचा वही तो बताएंगे, तो फाइनल। लेकिन मैंने शुरू में आपको कितना दिया था, 10 रुपया, तो शुरू वाला यानी इनिशियल मतलब शुरू का, और फाइनल मतलब अंत का। ओके, ठीक। इसी तरह फाइनल यानी संवेग फाइनल, इनिशियल यानी कि शुरू वाला। ओके, ठीक, ये फार्मूला है। लेकिन एक नोट डालिए, नोट डालिए, एक फार्मूला जो 4% से कम या 4% के बराबर के लिए लागू होता है। नोट में कौन सा नोट भैया, फार्मूला क्या है, काइनेटिक डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बटा के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर 2 डेल्टा पी यानी कि संवेग गुणे पी इनिशियल। इस फार्मूला को याद रख लीजिएगा। जब सवाल में 4% बोले या 4% से कम बोले, क्या बोला हूँ, जब सवाल में देखिए क्या लगा, 4% से कम या 4% के बराबर के लिए लागू होता है क्या, ये वाला फार्मूला है। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बटा के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डेल्टा पी बटा के पी इनिशियल। ओके, ठीक है। तो मैं प्रतिशत परिवर्तन पर सवाल वाले में एक फार्मूला, 2 फार्मूला, और ये है तीसरा फार्मूला जो कम ही रेयर केस में आता है, लेकिन बोल दिया कि 3% काइनेटिक एनर्जी परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन बताइए, ऐसे करके सवाल आएगा। आपको क्या देगा, एक दे देगा, जैसे कि बोल देगा कि काइनेटिक एनर्जी में 300 परिवर्तन है, तो संवेग में परिवर्तन प्रतिशत बताइए। तो आप इस सवाल को इन सभी फार्मूला के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक टॉपिक और पढ़ाकर आपको थोड़ा से जितना पढ़ाएं उस पर 1-2 क्वेश्चन करा दूं, फिर जब मैं शक्ति पढ़ा दूंगा, अभी तो स्थितिज ऊर्जा भी बचा है, स्थितिज ऊर्जा पढ़ा दूंगा, फिर आने वाले
कल वाले क्लास में शक्ति पढ़ा दूंगा, यानी शक्ति भी तो है चैप्टर का भाग, शक्ति पढ़ा दूंगा। तो फिर एक बड़ा क्लास रखेंगे, 2 घंटा को तो नहीं, 1 घंटा का रखेंगे, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ओके ओके, तो आप पहले पेन डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बस एक टॉपिक और पढ़ा लेते हैं। ओके, अभी स्थितिज ऊर्जा पढ़ाना है, अगर समय मिलेगा आखिरी में तो पढ़ाएंगे, नहीं तो वरना कल ही टॉपिक इसको कंप्लीट करेंगे, स्थितिज ऊर्जा के साथ शक्ति भी। ठीक, आप पेन डाउन कर लीजिए, कर लीजिए। ओके, देखिए अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं परिभाषा और भाषा उतना नहीं लिखवा रहा हूँ। तो आप प्रयास कीजिएगा कि यहाँ से समझ लीजिए, लेकिन परिभाषा आपको लिखना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बोर्ड में परिभाषा आता है भाई। सवाल तो कम आते हैं, 15 आ जाएंगे, 15-16 नंबर यही सब आएंगे, लेकिन परिभाषा खूब आता है। इसलिए परिभाषा आप ज़रूर कहीं न भी कहीं से लिखिएगा। यहाँ पर समझना है समझ लीजिए, लेकिन ये प्योर का प्योर नीट के लिए है। ओके, क्योंकि नीट में आपको परिभाषा नहीं लिखवाया जाता है और ना ही मैं लिखवाऊँगा। अगर मैं समझा दे रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए अपनी भाषाओं में, बात ख़त्म। ओके ठीक है, अब हेडिंग डालिए संरक्षी बल। एक टॉपिक है हम लोग के एनसीईआरटी में, संरक्षी बल, असंरक्षी बल और केंद्रीय बल। तो पहला लिखिए टॉपिक में, पहला है संरक्षित बल। इसको तो एक ही टॉपिक में मैं क्लियर कर दूंगा, रुकिए। संरक्षित बल, संरक्षित बल और है केंद्रीय बल, और एक है असंरक्षित बल। संरक्षित बल किसको कहते हैं, कोई बताएगा? मान लीजिए ये वस्तु है, मैं इस पर एक बल लगा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है ए और दूसरी वस्तु है बी। ठीक, नहीं सॉरी रुकिए, ऐसे नहीं एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक वस्तु यहाँ पर है ए, ये कहाँ पर है? बिंदु बी ए पर है। बिंदु ए पे एक वस्तु है, ये क्या है? वस्तु। ठीक, बिंदु ए पे एक वस्तु है और बिंदु बी यहाँ पर है। अगर इस वस्तु को यहाँ से ऐसे ला सकता हूँ, इस वस्तु को यहाँ से ऐसे ला सकता हूँ, यहाँ पर इस वस्तु को ऐसे करके दूर तक घुमा फिरा के यहाँ ला सकता हूँ, इस वस्तु को ऐसे घुमा फिरा के ला सकता हूँ। ओके, लेकिन वस्तु को सबसे कम दूरी तक कैसे लाया जा सकता है? मतलब सबसे ज़्यादा ना चलना पड़े, बहुत ही कम समय में बहुत ही कम दूरी तय करके यहाँ पर पहुँच जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं वस्तु को यहाँ से लेके जाऊँ यहाँ, तब तो दूरी भी ज़्यादा लगेगी, समय भी ज़्यादा लगेगा। तो कैसे? अगर मैं कहूँ कि बिंदु ए से, सॉरी नहीं रुकिए 2 मिनट, अगर बिंदु ए से एक स्ट्रेट लाइन द्वारा बिंदु बी पर इस वस्तु को लाया जाए तो समय भी कम लगेगा और दूरी भी कम। यही ना मतलब हुआ? क्या हुआ? समय भी कम, दूरी भी कम। तो देखिए, किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य इसके पथ पर निर्भर न करे। क्या बोला हूँ? किसी भी वस्तु है, किसी भी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य स्थिति पर निर्भर न करे। क्या बोला हूँ? बल पर किया गया कार्य स्थिति पर निर्भर न करे। स्थिति बोले तो कितना लंबा, जरा सिर्फ विस्थापन पर, यानी कि स्थिति पर निर्भर न करे। प्रारंभिक और अंतिम
बिंदु पर निर्भर करे, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करे। जब किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य, अब लिखिए थोड़ा सा संरक्षित बल में परिभाषा लिख लीजिएगा इसमें अगर आपको दिक्कत हो रहा था। किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु पर लिखिए, किसी भी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करे तो ऐसे बल को संरक्षित बल कहा जाता है। ओके, ठीक। अब इसी तरह असंरक्षित बल, बस इसका उल्टा। मान लीजिए असंरक्षित में स्थिति पर निर्भर करे, स्थिति पर निर्भर करता है, तो लिख सकते हैं, परिभाषा लिखिएगा इसका, परिभाषा इसका लिखिएगा, इसी का ठीक अपोजिट। ओके, इसको याद करेंगे, इसको भी हो जाएगा। तो इसका लिखिएगा, किसी भी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के पथ के स्थिति पर निर्भर करे, वस्तु के पथ के स्थिति पर निर्भर करे तो उसको असंरक्षित बल कहा जाता है। क्या बोला, इसमें पथ पर निर्भर कर रहा है, लेकिन इसमें पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, इस पर प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रहा है। इस पर पथ पर निर्भर कर रहा है, इस पर पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, इस पर पथ पर निर्भर कर रहा है। ओके, इसका एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स लिखिए। इसका एग्जाम्पल्स है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, फिर लिखिए केंद्रीय बल, सभी केंद्रीय बल, पहला है गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा एग्जाम्पल है सभी केंद्रीय बल। ओके, इसका एग्जाम्पल्स आप लोग लिख के लाएंगे, ठीक है। इसका अपोजिट समझ लीजिए। अब आते हैं, एक बचा है बीच में का केंद्रीय बल। क्या है केंद्रीय बल? केंद्रीय बल ऐसा बल है जो दूरी के देखिए लिख सकते हैं एक भाषा में कि वह बल जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो उसको केंद्रीय बल कहते हैं। क्या बोला हूँ? केंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? F समान व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। इसको बोलते, यह दूरी या त्रिज्या, कुछ भी अगर गोला है तो त्रिज्या, इसे स्टेट टू स्टेट तो दूरी हो जाएगा, यह है बल। तो केंद्रीय बल क्या है? बल जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी वह बल जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है केंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स क्या है? पहला स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी बल। स्थिर वैद्युतिकी बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर होता है K(Q1 Q2) बटा के R स्क्वायर। जो चैप्टर नंबर 12 का चैप्टर नंबर पहला है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। कार्य ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो एक क्लास पढ़ेंगे 11 का, एक क्लास पढ़ेंगे 12 का, इसी तरह चला रहेगा साथ साथ। ओके, तो स्थिर वैद्युतिकी, इसके बाद इसी चैप्टर को पढ़ेंगे जब कार्य ऊर्जा शक्ति खत्म हो जाएगा तो। और दूसरा है केंद्रीय बल। केंद्रीय बल का एग्जाम्पल सही है ना? बस स्थिर वैद्युतिकी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी वाला मतलब सभी केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं। बात खत्म। ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस पर बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन आता है, ज़्यादा हार्डवर्क होता नहीं, इसमें है ही नहीं कुछ, तो हार्डवर्क आएगा क्या? अगर आ सकता है तो कार्य पर जो हम आपको करा चुका हूँ, ऊर्जा पर आएगा जो हम आपको कराऊंगा, और शक्ति पर आएगा बहुत ही मस्त सवाल, आपका दिमाग घुमा देने वाला ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप शक्ति अच्छे से पढ़ लेते हैं, यानी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान रखते हुए पढ़ लेते हैं, तो शायद आपको शक्ति का क्वेश्चन चुटकी में हल कर सकते हैं। मुझे पूरा आशा है
और बस अब ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। ओके, अब पेन डाउन कीजिए, मैं इसको रिमूव करूँगा। ओके, ओके। टॉपिक जितना लेके आया था मैंने उतना टॉपिक क्लियर किया। मेरा रह गया अभी स्थितिज ऊर्जा, फिर आएगा स्थितिज ऊर्जा और बल में संबंध, और फिर पूरा का पूरा फिर ऊर्जा के प्रकार तो देख ही लिए हैं। फिर स्थितिज ऊर्जा के प्रकार देखेंगे, इसमें ऊर्जा वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे शक्ति, यानी हो सके तो प्रयास करेंगे कि कल टॉपिक ख़त्म हो जाए और परसों वाले दिन में पूरा का पूरा क्वेश्चन PYQ प्लस कुछ रैंडम क्वेश्चन लगाएंगे, फिर आपको मॉड्यूल दे देंगे। ओके, ठीक है। लेकिन मैं जितना पढ़ाया हूँ आपको सोच रहा हूँ कि उसमें कुछ सवाल भी करा दूँ, हाँ या नहीं। लेकिन सवाल कराने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। कल है टीचर डे। अगर आप मुझे अपना दोस्त, भाई, जो भी मानते होंगे तभी यहाँ पर आए हैं पढ़ने, या आपको समझ में आता होगा, यानी समझ में आता होगा तो मेरा पढ़ाया हुआ सक्सेस हुआ। अच्छा, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मुझसे कुछ आशा भी रखते होंगे, रखते हैं या नहीं रखते हैं? रखते हैं। और बात रहेगी कि आप कहीं ना कहीं नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो आशा तो बिल्कुल रहेगी। तो आपके आशा पर, आपके एक कमेंट पर अगर आप कमेंट करते हैं हाँ या ना में, तो कुछ कहानियाँ बदल सकती है। वो कहानियाँ ऐसी है कि हम लोग टॉपिक तो पढ़ ही रहे हैं, अभी आने वाले समय में सब, जब तक नीट का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक चलता रहेगा क्लास। क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, वो भी फिजिक्स का, जो यूट्यूब पर इतना पढ़ाते नहीं है लोग, बैच में पढ़ाते हैं। हम लोग बैच के जैसा पूरा माहौल बना के पढ़ेंगे। लेकिन मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, आप जितना पढ़ रहे हैं, आप कितना पढ़ रहे हैं और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उतना पढ़ भी रहे हैं या नहीं, ऐसे कैसे पता चलेगा कि, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं? जितना मैं पढ़ाया उतना आप याद किए हैं, बताइए। मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक टेस्ट हर रविवार को लूँ, जो नीट लेवल का क्वेश्चन हो, जितना मैं पढ़ाया हूँ उसी में से हो, और सिर्फ फिजिक्स का ही नहीं, केमिस्ट्री का भी होगा, बायो का भी होगा। मुझे बायो आता है, अच्छा से आता है, लेकिन मैं बायो नहीं पढ़ा सकता। इसलिए नहीं पढ़ा सकता कि मेरे पास समय खुद भी नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप जहाँ से भी बायो पढ़िएगा पढ़ लीजिए, लेकिन मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। आप मुझसे पढ़ लीजिए या कहीं और से पढ़ लीजिए, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपको पढ़े हुए में से टेस्ट देना है तो मैं आपके एक कमेंट पर, सिर्फ एक कमेंट पर कि हाँ, आप अगर करेंगे कमेंट कि हाँ भैया आप टेस्ट लीजिए, तो मैं आपको 1 साल के लिए फ्री में टेस्ट अवेलेबल करा दूंगा। एक ऐप बन चुका है, अगर आपका कमेंट आ जाएगा तो उस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उस पर हर संडे को आपका टेस्ट होगा। पहले पार्ट टेस्ट होगा, पहले चैप्टर टेस्ट, फिर चैप्टर टेस्ट में कुछ चैप्टर मिलाकर होगा, फिर फुल होगा। तो फुल आने वाले समय में होगा, लेकिन पहले एक चैप्टर, फिर चैप्टर मिलाकर 1, 2, 3 चैप्टर, ऐसे टेस्ट होता रहेगा। अगर आपका कमेंट आता है कि हाँ टेस्ट लीजिए और हमें टेस्ट देना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया आप ऐप को पब्लिश कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालिए। बस इतना ही चाहूँगा। आते हैं क्वेश्चन लगाते हैं अपना। ओके, क्वेश्चन मैं PDF बनाया हूँ। इस PDF को चैप्टर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा मैं पूरा PDF आपको डाल दूँगा, फिर आंसर की भी डाल दूँगा। ओके,
रुकिए थोड़ा से। पहला है, दिया है, क्वेश्चन लगाते हैं। जितना पढ़ा है उसमें से कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं कि आपका फार्मूला भी याद हो जाए, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा। बोला है क्वेश्चन नंबर पहला, एक 0.8 kg द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया है? द्रव्यमान कितना दिया है? 0.8 kg द्रव्यमान दिया है, 0.8 kg। 0.8 kg द्रव्यमान की वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग कितना है? 3i कैप माइनस 4j कैप मीटर प्रति सेकेंड तथा अंतिम वेग कितना दिया है? -6i कैप प्लस 2k कैप मीटर प्रति सेकेंड। ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऊर्जा में परिवर्तन को डेल्टा के ई से लिखते हैं, इसी को ज्ञात करना है। इसको क्या है? ऊर्जा में परिवर्तन क्या करना है? ज्ञात करना है। मैं ऊर्जा में परिवर्तन, यहाँ पे बोला ऊर्जा में परिवर्तन, कहेंगे क्या और तो बताया नहीं ऊर्जा में परिवर्तन। मैं कहीं ना कहीं आपको एक फार्मूला लिखाया था कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होता है कार्य के, लिखवाया था या नहीं? तो कहीं ना कहीं ऊर्जा में परिवर्तन हमको बोला है तो हमको कहीं ना कहीं कार्य बोला है, यानी कि यहाँ पर बोल देता है कि कार्य बताइए तो भी बात वही रहता है। यहाँ बोल दिया ऊर्जा में परिवर्तन बताइए तो भी बात वही रहता है। ओके, तो ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के क्या बताए थे? लिखे थे ना 1/2 m, और फिर लिखे थे v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, यही लिखे थे। इसी को लिखे थे हम लोग कार्य। बात ओके। लेकिन यहाँ पर हमको देखना कि v2 कौन है, v1 कौन है। अंतिम वेग ये है, अंतिम क्या है? अंतिम, ये क्या है? प्रारंभिक। तो हमको बताइए अंतिम में से प्रारंभिक घटता है या प्रारंभिक में से अंतिम घटता है? अंतिम में से घटता है। ओके, मान लीजिए मैं अभी 5 किलोमीटर चला, फिर आगे 5 किलोमीटर चला, तो टोटल हो गया 10 किलोमीटर। तो बताइए 10 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर घटाऊंगा या 5 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर? कहीं ना कहीं मैं जो पॉजिटिव चाहिए तो 10 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर घटाऊंगा ना, तो कहीं ना कहीं मैं अंतिम में से प्रारंभिक घटाऊंगा, यही मतलब बात है। तो ठीक है, रखते हैं फॉर्मूला पे। तो कार्य काइनेटिक एनर्जी लिखिए, चाहे कार्य लिखिए, बात की 1/2। द्रव्यमान कितना है? 0 × 0.8 और फिर यहाँ पर क्या है? 3i कैप माइनस 4j कैप, और यहाँ पर है तो 3i कैप और -4, इसका परिणाम निकालिए। परिणाम कैसे निकलता है? 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, परिणाम बदे करड़ी लगाते हैं, बराबर 9 + 16 कितना हो जाएगा? 16 × 4 = 20, 5 × 25, यानी करड़ी में 25 बराबर कितना हो जाएगा? 5। यानी कि प्रारंभिक कितना हो गया? 5। इसी तरह अंतिम निकालिए, फिर उसको मिटा दूंगा। अंतिम निकालिए। अंतिम क्या है? -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 36 + 4 बराबर कितना होगा? 36 × 4 कितना होगा? 40, यही होगा। ठीक है, यानी कि 40 इसका आया है 40 रूट में, और इसका आया है 5, सिर्फ 5, 25 आया था रूट में तो 5 हो गया।
ओके ठीक, तो परिणाम निकाल लिए। ओके, अब लिखते हैं V2 कितना है, √40, √40 का स्क्वायर माइनस कितना है V1 कितना है 5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 1/2 गुणे 0.8, 40 का स्क्वायर रूट होगा तो 40 ही हो जाएगा, और माइनस गुणे 40 माइनस 25 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, कोई बताएगा? मैं इसको काट सकता हूँ, 0.4 हो जाएगा। अब 0.4 हो जाएगा तो अगर 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 में से 20 घटाए तो बचा 20, 20 में से 5 घटाए तो बचा 15, और 15 में से 0.4 घटाए यानी कि क्या हो गया 15 गुणे 0.4। आप इसको आंसर में आप लिखिए कितना आएगा। इतना तो कर ही सकते हैं ना, अब इतना तो नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे, गुणा है भैया। 15 चौके कुछ तो है, देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि 15 चौके कितना होता है, मुझे गुणा पढ़ना है, लेकिन मेरा आ गया कार्य परिवर्तन क्या जूल में आ गया, यानी जूल यानी ऊर्जा का मतलब जूल है। इतना मेरा आंसर आया है। अगर आपको यहाँ पर आंसर ले आना है भाई, ओके, आंसर इतना आया है, अगर आपको गुणा आता है तो इतना कर लीजिएगा, ठीक। 15 गुणे 0.4, अब हमारा आया है 6 जूल, लेकिन आपको अपना आंसर लाना है। 6 लाएंगे कि 60 लाएंगे, क्या लाएंगे हमको नहीं पता, लेकिन मेरा तो 6 जूल आ गया है, आपको गुणा करके लाना है। ओके ठीक, अगला सवाल, इसको पहले मिटा लेते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पूछा था ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन नहीं तो कार्य के बराबर होता है, यानी कार्य पूछे चाहे ऊर्जा में परिवर्तन पूछे, बात एक ही है। अब ऊर्जा का मात्रक लिखे या कार्य का मात्रक लिखे, बात एक ही है, जूल होगा, या बीमा भी इसका है, इसका बीमा समान होगा, यही बोला था मैंने। ओके ठीक, याद रहे परिणामी कैसे निकलता है, जब परिणामी प्रारंभिक और अंतिम दे दिया तो इसका अंडर रूट स्क्वायर करके निकालते हैं, इसको भी अंडर रूट स्क्वायर करके निकालते हैं। तो आपका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपने हिसाब से। मेरा तो 6 जूल आया है, आप भी सॉल्व करके अपना हिसाब से देख लीजिए, लेकिन आंसर तो 6 जूल है, इतना भी है कन्फर्म, ठीक। आपको गुणा आता होगा तो बता सकते हैं, ठीक। ओके, मिटा रहा हूँ। इसी तरह से आएगा ऊर्जा में परिवर्तन। ओके, दूसरा सवाल, क्लास चल रही ना। दूसरा सवाल बोला गया है 1 kg, पहले पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा। 1 kg व 5 kg द्रव्यमान के 2 कणों का संवेग समान है। क्या है, संवेग समान है, तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1 kg पहला द्रव्यमान कितना है, पहला द्रव्यमान है 1 kg, और दूसरा द्रव्यमान है कितना है 5 kg। ओके, संवेग क्या है, P1 बराबर P2 समान है, यानी संवेग क्या है, समान। और गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा है, यही ना पूछा है, गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या है। तो पहले गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है, बराबर होता है P² / 2m। देखिए तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एक पहला बटा के काइनेटिक एनर्जी दूसरा, लेकिन याद रहे कि जब ये समान है दोनों के लिए तो ये तो हो जाएगा एक, संवेग बोला ना समान, देख लीजिए संवेग समान, P1 इसका मान लीजिए तो P2 इसका मान लीजिए, संवेग समान है, तो द्रव्यमान काइनेटिक एनर्जी किसके समानुपाती हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी समानुपाती हुआ द्रव्यमान के। आप तो यहाँ अंक कहेंगे 2m के, यानी कहेंगे 2m के, नहीं ये अंकन में नहीं लेते हैं, यम लेंगे, चर लेंगे, अचर नहीं लेंगे। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी किसके समानुपाती है, द्रव्यमान के। फार्मूला पहले लिखवा दिया था, फिर लिखवा दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं
K1 किसके समानुपाती है? K1 व्युत्क्रमानुपाती है M2 के। तो हम क्या लिखूँगा, K1 की जगह क्या लिखूँगा, नीचे लिखूँगा। K1 ऊपर है तो नीचे रहेगा M1, तो M1, और K2 नीचे है तो ऊपर क्या रहेगा M2। यानी कि ये वाला सूत्र लगाए, मतलब ऐसा करेंगे। आप द्रव्यमान लिख लीजिए। तो KE1 बराबर KE2 बराबर M2 का मान कितना है? 5, पहला बनाओ 5, और M1 का 1, तो बराबर क्या है? 5/1। यही तुम्हारा आंसर है। काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध से कुछ क्वेश्चन हो गया। अभी तो और कराएंगे, अभी तो डेमो है एक तरह से। ये कह सकते हैं कि एक तरह से NCERT बेस्ड क्वेश्चंस है। ओके, अभी तो PYQ बचा है, प्लस NCERT में डीपली क्वेश्चन बचा है। अभी हम लोग कराएंगे, लेकिन आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, फार्मूला रिवाइज हो जाए, जो पढ़ाया वो बेकार ना जाए, इसलिए कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको कराते चल रहा हूँ। ओके ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं। पहले इसको रिम्यू कर लेते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके ओके, एक प्रतिशत परिवर्तन पर सोच रहे हैं, सवाल करा लें। फिर कल स्थितिज ऊर्जा पढ़ाकर, फिर कुछ शक्ति वाला पोर्शन पढ़ाकर पूरा का पूरा क्वेश्चन करा देते हैं परसों, यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। और कार्य ऊर्जा शक्ति वाला चैप्टर खत्म होगा तो 12वीं का हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, पहला चैप्टर। फिर उसको कंप्लीट करने के बाद फिर 11वीं में आएंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे जो आप कहेंगे। ओके ठीक, लेकिन याद रहे कि जो पढ़ेंगे उस पर क्वेश्चन भरपूर लगाएंगे, नहीं कि पढ़ लिए हवाई हो गया, क्वेश्चन लगाए नहीं। क्वेश्चन लगाएंगे तभी मस्त लगेगा कि पढ़े हैं कि चैप्टर को। ओके ओके, देखिए पहला वाला क्वेश्चन है, पहला है काइनेटिक एनर्जी। मैं इस पर क्वेश्चन लिख के लाऊंगा तब आपको कराऊंगा। ओके, इस पर क्वेश्चन उतना खास है नहीं, ठीक। मैं इस पर परसेंटेज परिवर्तन वाले पर आपको मैं क्वेश्चन लाऊंगा तब करूंगा इस पर आपका क्वेश्चन, ठीक। एक ही क्वेश्चन है, इस पर 2-4 साथ में कराएंगे, थोड़ा सा फिर कल कॉन्सेप्ट बता के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तब आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ मस्त ही लगी होगी। टाटा बाय बाय।